नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन ब दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। हालात इतने भयावह हैं कि आम लोगों के साथ ही उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बड़ी संख्या में देश के डॉक्टर इस भयानक महामारी की चपेट में होंगे। ऐसी स्थिति में भला आम जनता का इलाज कैसे होगा, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम संख्या में डॉक्टर उपलब्ध हैं। लेकिन इस भयावह स्थिति से देश की जनता, खासकर डॉक्टरों को बचाने के लिए बिहार के सीवान निवासी मेडिकल के एक छात्र ने सेविंग द डॉक्टर नाम से एक अनूठा प्रोजेक्ट पेश किया है। MBBS के छात्र अजलान वस्फी खान के मुताबिक अगर सरकार और देश के डॉक्टर उनके प्रोजेक्ट पर अमल करें तो न केवल देश के डॉक्टरों को कोविड-19 वायरस से बचाया जा सकता है, साथ ही इस महामारी से ग्रस्त आम जनता का भी बेहतर ढंग से इलाज किया जा सकता है। MBBS के विद्यार्थी अजलान वस्फी खान से बातचीत करते हैं और कोविड-19 को लेकर के इनका एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट सामने आया है, इस पर बात करते हैं। जी देखिए, मैं इस पे जब कोरोना में की शुरुआत चाइना में हुई थी तो मैंने उस पर अपना स्टडी करना स्टार्ट किया था। इसलिए उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये पूरी दुनिया में इस तरह की तबाही मचाएगा, लेकिन जैसे जैसे हमने हमारी स्टडी आगे बढ़ी हमें इस बात का अंदाजा लग गया कि ये कितने आगे जाने वाला है। तो उस वजह से हमने इस भारत में आने से पहले ही हमें पता था कि ये जब ये भारत में आएगा तो ये क्या हालत बनाएगा भारत के अंदर। तो अपनी सारी नॉलेज और प्रेडिक्शंस के साथ कि किस तारीख तक कितने पेशेंट्स हो जाएंगे, हर चीज को हमने एक जगह लाने की कोशिश की, जिसका फल ये बना जो था सेविंग द डॉक्टर्स नाम का मेरा डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में हमारा टारगेट स्टार्टिंग से ही इस चीज पे है कि हमें डॉक्टर्स को बचाना है ताकि हम पेशेंट्स को बचा पाए। अगर डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो पेशेंट्स को बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भारत में डॉक्टर्स की कमी वैसे भी है। देश में सरकार और प्रशासनिक तंत्र को भले ही कोरोना वायरस की विकरालता का पूर्व अनुमान न रहा हो, लेकिन आगरा से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अजलान को कोरोना वायरस की घातकता का अंदाजा जनवरी के महीने में ही हो गया था, जब ये वायरस चीन में अपना कहर बरपा रहा था। उन्हें आशंका थी कि देर सवेर ये वायरस भारत में भी अपना क्रूर चेहरा दिखाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूपी को लेकर कोरोना पर स्टडी शुरू कर दी। उनकी रिसर्च में 3 बिंदु अहम थे। पहला, प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या कम होने के बावजूद हर जगह जरूरत के मुताबिक डॉक्टरों की तैनाती हो सके। दूसरा, कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को संक्रमण से महफूज रखा जा सके। और तीसरा, उन्हें कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में PPE किट और दूसरे संसाधन उपलब्ध हो सकें। अजलान ने अपने प्रोजेक्ट में सुझाया है कि प्रदेश में एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र बनाना होगा जो प्रदेश के हर जोन में निगाह रखेगा और देश के डॉक्टरों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकेगा। इसके अलावा कोरोना की गंभीरता के आधार पर मरीजों की कैटेगरी बनानी होगी ताकि उसके आधार पर उनका इलाज किया जा सके। जहां कोरोना के हॉट स्पॉट होंगे वहां ज़्यादा डॉक्टरों की तैनाती होगी और जो इलाके ग्रीन जोन में होंगे वहां कम संख्या में डॉक्टर रहेंगे। इसके साथ ही अजलान ने अपने प्रोजेक्ट में दर्शाया है कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फ्रंट लाइन पर पैरामेडिकल स्टाफ और युवा डॉक्टरों की टीम रहेगी, जबकि बुजुर्ग और अनुभवी डॉक्टर उनको गाइड करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और वो जल्दी कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हमें अपने अनुभवी और बुजुर्ग डॉक्टरों को इस महामारी से बचाना है, तो उन्हें कोरोना मरीजों से दूर रखना होगा। इस डॉक्यूमेंट को मैंने डिवाइड किया इश्यूज के बेसिस पर 3 चीजों में, कि इस डॉक्यूमेंट में कैसे हम डॉक्टर्स की कमी, जो भारत में डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि अभी हम नए डॉक्टर्स कहीं से नहीं ला सकते हैं, जो हैं उन्हीं में हमें काम चलाना है, तो उसकी शॉर्टेज को कैसे हम मैनेज करें। उसके बाद हर एक डॉक्टर का उनके पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कैसे उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए, हर एक डॉक्टर की, ये कैसे किया जाए, उसके लिए मैंने एक इशू को सॉल्व किया, इस इशू को। एंड लास्ट में उस डॉक्टर को या उस स्टाफ को जो कोविड वॉरियर बन के वहां जा रहा है उन अस्पतालों में, उन सेंटर्स पे, उनके लिए PPE किट कहाँ से लाएं, जो महंगे महंगे PPE किट आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम देश में PPE किट बनाएं। तो इन 3 मुद्दों पे मैंने इस डॉक्यूमेंट को तैयार करना स्टार्ट किया। और कोरोना का जो रिसर्च है वो कोरोना का मेडिकल इंफॉर्मेशन के अलावा कोरोना को डॉक्टर की टीम और डॉक्टर्स को कैसे मैनेज करना है, मैंने इस पे भी काम किया। शुरुआत करते हैं अपने पहले मुद्दे पे कि भारत में डॉक्टर्स की कमी को कैसे डील किया जाए।
तो क्योंकि देखा जाता है कि भारत में कोरोना हर शहर में एक जैसा नहीं है, किसी शहर में बहुत ज्यादा है जिसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं, किसी शहर में ना के बराबर है और बहुत कम पेशेंट्स आ रहे हैं। तो लेकिन डॉक्टर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हमें चाहिए इस कोरोना को लड़ने के लिए, और ये शॉर्टेज पे इम्पैक्ट करने वाला और भी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्योंकि मेरा कॉलेज उत्तर प्रदेश में है और उस वजह से मैंने उत्तर प्रदेश पे इस डॉक्यूमेंट को फोकस किया था। तो जब मैंने ये 14 अप्रैल का डॉक्यूमेंट है, उस वक्त मैंने इसको डिवाइड किया था अलग अलग एरियाज में, जहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे केसेस के काउंट के हिसाब से हमने उसे जोन्स में डिवाइड किया कि इन जोन्स में कितना, फिर उनमें डॉक्टर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का एक सजेशन दिया कि हमें कैसे इन डॉक्टर्स को कहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। जोन्स के हिसाब से मैंने डॉक्टर्स को जहां उनकी ज्यादा जरूरत है वहां भेजने का प्रस्ताव सामने लाया। जैसे मान लीजिए आगरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस का ये है सेंटर बना है, तो हमें वहां पे हाई डेंसिटी रेड जोन बना के उन डॉक्टर्स को जितने उत्तर प्रदेश में हैं उनका 45% उधर भेजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स हों। जहां सबसे कम मरीज हैं वहां सबसे कम डॉक्टर्स की जरूरत है, इसीलिए हम वहां पे सबसे कम डॉक्टर्स रखेंगे। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का पहला मुद्दा का पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि डॉक्टर्स की जो है टीम वर्क, क्योंकि डॉक्टर्स ये बीमारी अलग अलग एज वालों को अलग अलग लेवल पर खतरा पहुंचाती है। जो जिनकी एज कम होती है उनके मरने के चांसेस कम होते हैं, और जिनकी एज ज्यादा होती है वो उनकी मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा होती है, क्योंकि एज वाइज इनकी मोर्टेलिटी रेट डिफरेंस आती है। और क्योंकि हमारे भारत में जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं ज्यादातर ओल्ड एज के हैं, हम उन्हें फ्रंट लाइन पे नहीं रख सकते। तो मैंने उसके लिए डिविजन्स किए टीम में कि हमें फ्रंट लाइन पे किसे रखना है और कैसे पेशेंट्स को मैनेज करना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एक प्लान बनाया कि गवर्नमेंट को स्टेट लेवल ऑफ टीम, जो डॉक्टर्स की टीम होगी स्टेट लेवल पे, ये एक पैनल बनेगा। ये पैनल हर एक सेंटर से कम्युनिकेट कर रहा होगा और इनकी जानकारी गवर्नमेंट को दे रहा होगा, इनकी परफॉर्मेंस की, इनकी हर चीजों की, ताकि गवर्नमेंट को भी इन पे कंट्रोल आसानी से हो पाए। सेकेंड, हर एक सेंटर के अंदर कैसे डिवीजन करना है, मैंने इसका भी एक प्लान तैयार किया। जो मैनेजमेंट लेयर होगा इसमें ज्यादातर उम्रदराज डॉक्टर्स होंगे या मैनेजमेंट के लोग होंगे। सेकेंडरी टर्शियरी फ्रंटलाइन जो है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स पाए जाएंगे जो कि बूढ़े डॉक्टर्स होंगे, जो कि उम्रदराज डॉक्टर होंगे, जिन्हें पेशेंट के सामने हमें नहीं भेजना है, लेकिन ये जो है यंग डॉक्टर्स को गाइड करेंगे ताकि उनसे कोई गलती ना हो पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान। जो सबसे आगे होगा वो नर्सिंग स्टाफ होगा। नर्सिंग स्टाफ इसलिए क्योंकि हम यंग डॉक्टर्स को भी सामने खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज्यादा है। हम उन्हें सामने से कंपेंसेट कर पाएंगे, लेकिन कभी यंग डॉक्टर्स को उस रफ्तार से कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने एक डॉक्टर्स रेस्क्यू यूनिट का भी प्रस्ताव रखा, जो केवल डॉक्टर्स के लिए स्पेशली हर सेंटर पे बनाया जाए कि अगर डॉक्टर किसी भी लेवल का हो, चाहे यंग हो, ओल्ड हो, किसी भी चीज का हो, किसी भी टीम का हो, अगर वो किसी भी तरीके की बीमारी, सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी भी चीज से या किसी एक्सीडेंट से, किसी चीज से अगर उसको दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स रेस्क्यू यूनिट उसकी जिम्मेदारी लेगा और उन्हें जल्द से जल्द सही सुविधा या ट्रीटमेंट मुहैया कराएगा। इस तरीके से फिर अब आती है बात पेशेंट्स की। पेशेंट्स में भी देखा जाए तो अलग अलग लेवल्स होते हैं कि क्या वो अभी पॉजिटिव पा गए हैं या अभी हमें उस पर शक है। अभी टेस्ट गया है लेकिन हो सकता है वो पॉजिटिव ना निकले। सेकंड, अगर पॉजिटिव निकले हैं तो उनकी स्टेटस क्या है, क्या वो सिवियर कंडीशंस वाले हैं, क्या वो सिर्फ नॉर्मल फीवर, मतलब विद इन द नॉर्मल रेंज में है, अभी सिवियरिटी नहीं आई, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई है। तो उस बेसिस पे हमने पेशेंट्स को भी अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया। लेवल 0 पेशेंट्स, लेवल 1 पेशेंट्स, लेवल 2 और लेवल 3। इसके हिसाब से जो लेवल 3 पेशेंट्स हैं ये सबसे ज्यादा सिवियर होंगे, और जो एक और लेवल है, लास्ट लेवल, जो डेड पेशेंट्स हैं, वो डेड पेशेंट्स की हैंडलिंग की टीम अलग होगी, डेड बॉडीज हैंडलिंग टीम। क्योंकि डेड बॉडीज जो है सिर्फ कोरोना नहीं, अन्य बीमारियों का भी चलता फिरता, आप समझ सकते हैं, चलता एक ऐसी चीज है जहां पे बीमारियों का घर बन जाता है डेड बॉडीज। अगर उसका सही से डिस्पोजल नहीं हो तो वो अन्य पेशेंट्स को भी बीमार कर सकता है, क्योंकि कोरोना जो है इंसान को बहुत कमजोर कर देता है और सेकेंडरी इन्फेक्शंस उसके बॉडी में
बहुत ज्यादा आ जाती हैं। तो ये सब करने का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास जो डॉक्टर्स की कमी है तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे, उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा क्योंकि हमने उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके जहां ज्यादा जरूरत है हमने ज्यादा डॉक्टर्स भेज दिए, जहां कम जरूरत है हमने कम डॉक्टर्स भेज दिए। दूसरी, हमारे पास जितने डॉक्टर्स हैं उनकी मरने की संभावना, उनकी इन्फेक्शन की संभावना भी कम कर दी हमने, क्योंकि हमने टीम का डिस्ट्रीब्यूशन किया कि ऐसे टीम कैसे बनेगी और यंग डॉक्टर्स को आगे और बूढ़े डॉक्टर्स को पीछे फ्रंट लाइन पे डाला, ताकि डॉक्टर्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा बचें हमारे पास जो हैं और उनका मनोबल बना रहे। अजलान कहते हैं कि डॉक्टर भी इंसान हैं और उनसे भी गलती हो जाती है। नतीजा ये कि वो स्वयं भी संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे डॉक्टर छोटी छोटी सावधानियां रखें तो वो कोरोना के मरीज का इलाज करने के बावजूद संक्रमित नहीं होंगे। इस डॉक्यूमेंट सेकंड पार्ट है सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स एट इंडिविजुअल लेवल। यदि जैसे मेरे पापा डॉक्टर हैं तो अगर वो उन्हें इन्फेक्शन दे के चला गया, ये कॉन्टेमिनेटेड सरफेसेस, अलग अलग सरफेसेस पे इस वायरस की स्टेबिलिटी अलग अलग है। हो सकता है कि जिस वक्त उन्होंने उस सरफेस को छुआ हो उस पे वो वायरस स्टेबल रहा हो उस वक्त और उसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गए। थर्ड, इनकरेक्ट डॉफिंग। डॉफिंग वो प्रोसीजर है जिसमें पीपीई को उतारा जाता है, उसकी स्टेप वाइज प्रोसीजर है। अगर क्योंकि पीपीई का सबसे आउटर सरफेस कॉन्टेमिनेटेड रहता ही रहता है कि अगर आप कोविड पेशेंट की तरफ से आ रहे होते हैं, अगर हमने उससे उतारते हुए सावधानी नहीं बरती तो हो सकता है कि हम उस सरफेस से एक्सपोजर में आ जाएं, तो उस पीपीई का कोई फायदा नहीं होता। इन 4 स्रोतों से हमें हमारे डॉक्टर्स को इन्फेक्शन पहुंच सकता है। अब इसके अलावा जो वो नॉर्मली कर रहे हैं उन चीजों में भी देखा जाए कि अगर वो मास्क सही से नहीं पहन रहे हैं, ग्लव्स अगर सही से नहीं पहने, हैंड वॉश की प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहे हैं, पे हर पेशेंट्स को देखने के बाद या पहले आपने सैनिटाइजर नहीं यूज किया, हैंड वॉश यूज नहीं किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई शील्ड। जो ये वायरस म्यूकोजल मेम्ब्रेन से इंटर करता है हमारी बॉडी में, और अगर म्यूकोजा आई की भी अगर ये कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन जो भी है अगर ये टच में आती है उसके वायरस के, तो तब भी नहीं हो सकता। आपके मास्क पहनना बेकार हो जाएगा अगर आपकी आई कवर यूज नहीं कर रहे हैं कोरोना पेशेंट के सामने। तो फेस कवर या शील्ड जो आती है वो पहनना डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है जो पेशेंट से डील कर रहे हैं, क्योंकि आप पेशेंट के सामने जा रहे हैं तो एक्सपोजर होने की चांसेस तो है, मानिए या ना मानिए, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है इंसान से। तो किन चीजों का ध्यान रखना है उसको मैंने एक जगह कर दिया है एक्सपोजर रिडक्शन मेथड्स में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डॉक्टर्स जो हैं अपने सोशल डिस्टेंसिंग का फेलो डॉक्टर से भी करें। डॉक्टर से डॉक्टर को भी इन्फेक्शन फैल सकता है अगर उस बात का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सेकंड चीज हम यहाँ पे ये है जो हमने इसमें डाली है, आमतौर पे अगर आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो अक्सर डॉक्टर पेशेंट को खांसने के लिए कहता है। ऐसे वक्त में पेशेंट जब खांसता है, अगर उसका फेस अगर वो एसिम्प्टोमेटिक फेज में है और उसका फेस जो है डॉक्टर के सामने है, तो हो सकता है कि डॉक्टर इन्फेक्टेड हो जाए। इसीलिए कम से कम अगर आपने मास्क पहना है तब भी आपको टर्न द फेस ऑफ द पेशेंट अपोजिट टू यू, उसका फेस अपने तरफ से उल्टा कीजिए ताकि वो जो खांसे डायरेक्ट आपकी तरफ ना आए। ये उस चीजों का ध्यान, छोटी छोटी चीजों का हमने ध्यान रखा है। और फिर लास्ट में आती है कि अगर डॉक्टर को ऐसी संभावना लगती है कि हो सकता है कि उसे एक्सपोजर हो गया है, कंफर्म नहीं है, उसे शक हो रहा है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे उन्हें इस चीज से डील करना है, इस समय से डील करना है, उसको मैंने एक जगह कर रखा है इस फ्लो चार्ट। फिर डॉक्टर्स के हेल्प के लिए सही मेथड्स को हर चीज के जो जैसे ग्लव्स पहनने के सही मेथड, हाथ धोने के सही मेथड, डॉनिंग डॉफिंग के सही मेथड, हाथ धोते हुए किन एरियाज के छूटने की ज्यादा संभावना है उनका ये डायग्राम। फिर लास्ट में आती है हमारे पास डॉनिंग और डॉफिंग प्रोसीजर को आसान करने की मेरी अपनी टेक्निक। इसमें मैंने जितना हो सके, जितनी संभावना थी, मैंने इस टेक्निक को आसान किया है ताकि इसे पहनते वक्त और उतारते वक्त डॉक्टर्स या स्टाफ जो भी पीपीई पहना हुआ है उससे कोई गलती ना हो। इनकी स्टेप्स को मैंने जितना हो सके आसान बनाया है और इन्हें विजुअलाइज करने की कोशिश की है ताकि ये गलती अगर आप कर दे रहे हैं तो पीपीई पहन के भी आप एक्सपोजर में आ जाएंगे और कोरोना के पेशेंट बन जाएंगे। इसलिए मैंने इस डॉक्यूमेंट में बहुत मेहनत से हर चीजों को
डॉक्टर्स की मैनेजमेंट से लेके डॉक्टर्स को अपना खुद का ख्याल कैसे रखना है, उन चीजों को भी ध्यान रखते हुए हर चीज को कवर करके भारत को कोरोना से लड़ने की ज्यादा से ज्यादा संभावना जीतने की मैंने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। अजलान खान की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके पिता डॉक्टर औसाफ अहमद खान सीवान के नामी सर्जन हैं और उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में कई शोध किए हैं, जिसका लाभ आम जनमानस को मिला है। जहां वो जिले के सबसे काबिल सर्जनों में से एक हैं, तो वहीं अपनी दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। वो सीवान स्थित अपने न्यू फैज अस्पताल में हर शुक्रवार मरीजों को फ्री कंसल्टेशन देते हैं। अपने पिता की राह पर आगे बढ़ते हुए अजलान ने न केवल अपने कैरियर के लिए मेडिकल की फील्ड चुनी है, साथ ही वो चिकित्सा जगत में नए नए शोध और प्रोजेक्ट करने की इच्छा रखते हैं। सेविंग द डॉक्टर उसी का एक नमूना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार देश में विकराल रूप लेते कोरोना वायरस को रोकने और डॉक्टरों को बचाने के लिए अजलान द्वारा सुझाए गए प्रोजेक्ट पर न केवल गौर करेगी, साथ ही पूरे देश में उस पर अमल भी करेगी, जिसका लाभ अंततः देश की जनता और डॉक्टरों को होगा। एराइज न्यूज के लिए सीवान से महराज अहमद की रिपोर्ट।